नाज़रीन, आपका अपना होस्ट प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिलाएं जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस बिगिनर पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं उसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। एक अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान, अपनी कौम के बड़े। तो आज की बिगिनर पर्सनालिटी द वन एंड ओनली अली हसन मंजू साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान है। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ कराएं गुफ्तगू आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा मीर साहब, जो आपके चाहने वाले, आपके वोटर्स, आपके इलाके के लोग, वो जो आपको जानते हैं, आपके खानदान को, और जो कुछ हमारे मुल्क में नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारा पूरा पाकिस्तान से समझो कि दुनिया देख रही है, तो जो लोग आपको नहीं जानते हैं उसका एक क्वेश्चन है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, पस मंजर, प्रोफाइल, खानदानी, वो थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं। देखें जी, मंजू कबीले से मेरा ताल्लुक है। यहाँ पे जामोट का वो सब ट्राइब है। जी जी जी। बलूचिस्तान में नसीराबाद में हम लोग यहाँ पे आबाद हैं और सदियों से हमारा कबीला यहाँ पे आबाद है। सही। मेरे वालिद साहब एक सियासतदान थे और सेल्फ मेड सियासतदान थे। 27 साल उनका सफर पीपल्स पार्टी के साथ रहा। जुल्फकार अली भुट्टो साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ पे डेरा मुराद आए। सही। मोहतरमा शहीद 86 में जब पाकिस्तान वापस आई तो यहाँ पे डेरा मुराद में बाबा की दावत पे आई। नुसरत भुट्टो मरहुमा वो 91 में यहाँ पे आई। सही। 93 के इलेक्शंस में थोड़े से इख्तलाफात हो गए पार्टी के टिकट के ऊपर। सही। क्योंकि 88 में पीपल्स पार्टी का टिकट बाबा को दिया गया था। सही। लेकिन फिर मोहतरमा शहीद ने रिक्वेस्ट की कि सादिक उमरानी साहब जेल में थे तो अभी वो रिहा होके आए हैं, लिहाजा आप इनके जो है हक में विड्रॉ कर। सही। तो बाबा ने विड्रॉ किया, लेकिन तब तक हमें तीर का निशान मिल चुका था और सादिक साहब वो इलेक्शन कैंची के निशान पे लड़े थे। सही। 90 में बाबा जेल में थे इसलिए उनको टिकट नहीं मिला। 93 में उन्होंने कहा। अच्छा। तो उसमें फिर मोहतरमा की शायद बाबा के बकौल मोहतरमा की ख्वाहिश थी कोयटा में जो सैफुल्ला प्राचा साहब का शायद गालिबन घर, तो वहां पे हुआ। तो उन्होंने मोहतरमा की ख्वाहिश थी, लेकिन जो सूबाई की आदत थी और दूसरे थे वो सादिक साहब के साथ चले गए। तो फिर बाबा ने वहां से सियासत से पीपल्स पार्टी से सफर अलहदा कर लिया। सही। जब मेरी साथ उसके बाद फिर यहाँ पे जामोट कौमी मूवमेंट की बुनियाद रखी 31 मार्च 1995 को 95 को। ठीक। फिर उस झंडे के साथ चलता रहा एक सिलसिला, क्योंकि यहाँ पे इशू ये था कि इस रीजन में जामोट कबीले को तस्लीम नहीं किया जाता था कि यहाँ पे कुछ सिंधी और सराइकी जुबान या नॉन बलोच जिनको कह लें वो भी आबाद है। तो बेसिकली ये उस एक रिएक्शन में एक जमात बनी थी जो अपने आप को अपने लोगों को मनवाने के हवाले से थी। तो बाबा के बाद बाबा का सफर अल्लाह ताला ने उन्हें तो अपने पास बुला लिया 98 में। सही। उसके बाद फिर मीर मुराद शहीद 2002 में उन्होंने 2002 में पार्टी की क़यादत संभाली और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। और अच्छा। जो बाबा का अधूरा मिशन था उसको आगे बढ़ा के चले और पूरे कबाइल को एक मुत्तहद किया और एक जामोटों को नई शनाख्त दी। सही। इस खित्ते में। तो उसके बाद फिर 2008 में मीर मुराद एक रोड एक्सीडेंट हादसे में शहीद हो गए। फिर मीर अब्दुल माजिद आए
मीर अब्दुल माजिद सूबाई असम्बली के मेंबर भी बने, सूबाई वजीर भी बने। सही। तो उसके बाद फिर हमारे कुछ पार्टी के मर्जर के ऊपर हमारे इख्तलाफात हुए थे, फिर मैं नेशनल पार्टी का हिस्सा रहा। डॉक्टर मालिक साहब मेरे पास आए यहाँ पे 2014 में। 2014 मैंने नेशनल पार्टी को ज्वाइन किया। फिर लास्ट काउंसिल सेशन में मैं उसका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर मुंतखब हुआ। इस सिलेक्शन के दौरान कुछ हमारे दोस्तों के साथ डिफरेंसेस थे और मैं एक जिम्मेदार ओहदे पे था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करूं, क्योंकि मेरे हालात इस किस्म के थे कि मैंने यहाँ पे सरदार गुलाम रसूल को हर सूरत में सपोर्ट देनी थी। सही। उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। तो पार्टी किसी न किसी हद तक मुझे रोक रही थी कि फिलहाल ये डिसीजन मत करें, और बहुत सारे और अवामिल थे जिनका मुझ पे प्रेशर था कि आप उसके साथ मत जाएं। तो पहले तो मैंने कहा कि कल अगर मैं पार्टी को नहीं मानता और मैं उनकी सपोर्ट का ऐलान कर देता हूं तो पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी बदनामी होगी। और जिन लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत एहतराम किया, डॉक्टर साहब वालों ने, बिल्कुल सही, मेरे दुख सुख में मेरे साथ रहे, सही, तो उनके लिए मैंने कहा एक बहुत बड़ा फिर इम्तिहान होगा कि भी आपका सीसी का मेंबर जो है वो आपकी बात नहीं सुन रहा। तो पहले मैंने उस ओहदे को छोड़ दिया, फिर सरदार की सब मदद में चला गया, लेकिन नजरियाती तौर पे मैं आज भी नेशनल पार्टी का हिस्सा, नेशनल पार्टी नजरियाती तौर पे। अच्छा, एक और बात बीर साहब कि अब आप देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं जी, तो आपने अपनी जिंदगी सारी वक्फ भी कर दी है। अपने वालिद साहब के बाद एक तो आपने पूरी अपनी पार्टी को संभाला, उसका जो विरसा था वो आपकी तरफ आया, और आपने आते हुए लेट हमारी सियासत को चूज किया, क्योंकि अल्लाह का दिया बहुत कुछ है आपके पास। तो सियासत को चूज करने की असल वजूहत क्या थी? देखिए, मामला ये है कि हमारे बाबा एक आम आदमी थे, सेल्फ मेड आदमी थे, लोगों के दुख सुख में आते जाते थे, दिन हो रात हो, कभी ने उनको कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी किसी की मदद करने से इनकार किया हो। सही, जबरदस्त। तो नेचुरली हर बच्चे का जो आइडियल होता है उसका वालिद ही होता है। तो हम भी जब बच्चे थे तो बाबा को आइडियलाइज करते थे और आज भी उन्हीं को करते हैं। सही सही। तो एक तो ये सबसे बड़ी वजह थी। सही। फिर दूसरा ये है कि हमारा जिस जगह पे कबीला है, मैं समझता हूँ कि हमारे कबीले को भी इकट्ठा रखने की, इकट्ठा रहने की और इनकी शनाख्त को बरकरार रखने की भी जरूरत है। तो दूसरी जरूरत ये थी। अच्छा, एक और बात, अब हमें फर्स्टली क्या करना चाहिए कि बलूचिस्तान के लिए कि ऐसी चीज कि बलूचिस्तान थोड़ा बूस्ट हो जाए या बलूचिस्तान के लोग या मशहद थोड़ी बेहतर हो जाए, तो उसके लिए हमें फर्स्ट एफर्ट्स क्या लेने चाहिए? नहीं यार, पहले तो बलूचिस्तान के लोगों को वोट का हक दे दे। सही, जबरदस्त, सबसे पहली बात। हाँ ठीक है, आप उनको हक दे दें, उनकी ट्रू लीडरशिप आएगी, मामला फहम भी होगी, मामला को संभालेगी भी। सबसे जो पहले, हाँ बिल्कुल। दूसरा देखें, सोशो इकोनॉमिक इशू है बलूचिस्तान का, जो सबसे बड़ा मसला है बलूचिस्तान में गुर्बत, सही, बलूचिस्तान में काम का ना होना, जराए आमदरफ्त का ना होना, लॉ एंड ऑर्डर का ना होना, ये सारी जो वजूहात है उनके पीछे सबसे बड़ी जो चीज है कि यहाँ पे लोगों को वसाइल नहीं है सही जिंदगी गुजारने के लिए। तो उसके लिए आप क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाएं, जबरदस्त, लोगों को बेहतर तालीम दें, लोगों को हुनरमंद बनाएं। मींस पहले तो एजुकेशन बेहतर करें, सही, लोगों को हुनरमंद बनाएं। ठीक है, जो पहले बात कर रहा हूँ कि लोगों को वोट का हक दे दें, हाँ बिल्कुल, ठीक है, सही। उसके बाद आप बलूचिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाएं, उसको बेहतर करें, जबरदस्त, अच्छे लोग प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, ये बेशक काम एक लॉन्ग टर्म है, लेकिन अभी 70-75 साल तो हो गए, इस मुल्क को भी तो बने हुए। हाँ बिल्कुल बने हुए, चले 20-25 साल का एक अमल है, लेकिन इस अमल में एक खैर है, बेहतरी है। लोग आएंगे, तालीम के साथ रोजगार मिलेगा, सही। अच्छा, मिडिल क्लास, एक नई मिडिल क्लास इमर्ज होगी और बेहतर लाइफ सर्व होगी, हाँ। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में वो एक पार्टिसिपेंट क्लास होगी, ठीक है ना। अभी तो बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान में कुछ भी चीजें ठीक नहीं है, बहुत बड़े फ्लॉज हैं। अच्छा भी सब एक और इशू बलूचिस्तान का, क्योंकि हमें तो इतना तो मालूम हुआ है
کہ باقی باتیں تو چھوڑ دے لیکن ایک مچھر کے کاٹنے سے انسانیت مر رہی ہے، ایک مچھر کا اسپرے بھی نہیں ہو رہا. دیکھیں اگین بات وہی پہ آ جائے گی کہ یہاں پہ نااہلی ہو رہی ہے، نیگلیجنس ہے. ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان ان چیزوں کے لیے فنڈز ایلوکیٹ نہیں کرتی. آپ دیکھیں گے پیپرز میں تو آپ کو ہر سیکٹر میں فنڈ کی ایلوکیشن ہوگی. گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. آپ جب گورننس بہتر کریں گے، اچھے بیوروکریٹس لائیں گے، اچھے آفیسرز بٹھائیں گے، اچھے ڈاکٹرز بٹھائیں گے، سفارش کے کلچر کو کم کریں گے تو چیزیں خود بخود سیٹل ہوتی جائیں گی. اچھا، ایک اور اہم سوال جو بلوچستان کی عوام سننا چاہتی ہے، کیونکہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں عوام کے سوال ہے، کیا یہاں پر جو بھی ادارے ہیں، جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں، کیا وہ خود مختار نہیں ہیں یا ادارے کام بھی نہیں کرنا چاہ رہے؟ دیکھیں میں اس طرح سمجھتا ہوں، جو آپ صوبائی حکومت کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ ان کو ہر جگہ پہ رکاوٹ ہے، ایسا بھی نہیں. نہیں، صحیح ایسا صحیح. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں چیزیں تھوڑی سی بدتر ہوں گی لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہے. صحیح. کام کیا جائے تو کام ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے ہے نا، تربت ڈسٹرب تھا اور میرے خیال میں پچھلے 10-15 سال سے تربت کے حالات جو ہیں وہ اتنے بہتر بھی نہیں ہے، اتنے خراب بھی نہیں ہے تو اتنے بہتر بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ڈاکٹر مالک نے ڈیلیور کیا، ایک میڈیکل کالج دیا، ایک یونیورسٹی بنائی، زبردست روڈ راستے بنائے. صحیح. اگر کام کیا جائے، ڈیلیور کیا جائے تو ہر جگہ. پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں میر ممتاز علی خان وانی صاحب. آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں. پیپلز پارٹی آپ کی نظر میں کون سی پارٹی؟ سر ہمارے نظر میں تو بالکل کی ہے اس نے. ایسی کوئی خوشی تو فی الحال بس الیکشن انشاءاللہ ہوگی. ایسا کوئی خواب جو رہ گیا؟ خواب یہی ہے ہمارا کہ علاقے کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. اچھا، آپ کا اور آپ کے ووٹرز کا یا اپنے عوام کا جو ریلیشن شپ ہے وہ آپ کا ان کی طرف سے کیسا ہوگا؟ اچھا، سیاست میں آپ کا کوئی خواب؟ سیاست میں خواب تو فی الحال سیاست میں ابھی تک آئے نہیں ہے. وہ صحیح. اچھا سر، بلوچستان پہ تھوڑی نظر ڈالتے ہیں. ہم پورا بلوچستان گھومے ہیں. اگر بیسک ڈیموکریسی والی باتیں کریں گے تو اس میں تو کام ہی نہیں ہو پائے گا. لیکن چلو اس چیز کو چھوڑو. بلوچستان کا ایم این اے ایم پی اے بلوچستان کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ریاست ہے، جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کی چوائسز ہی غلط ہیں. صحیح. یہ بلوچستان کو جس طرح سے یہاں پہ لے کے چلا جا رہا ہے، بلوچستان کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحیح، زبردست. اس سے کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے. آپ دیکھ لیں، چلے پورا پاکستان اپنی جگہ پہ، لیکن پچھلے الیکشن میں جو کچھ بلوچستان میں ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، یہاں کے عوام کے ساتھ، یہاں کے لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. بہت بڑی زیادتی ہے، بالکل صحیح. جب سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا ہے، صحیح، تو بلوچستان کے لوگوں میں دو قسم کے نیریٹیوز رہے ہیں. صحیح. ایک تو وہ جو ڈیموکریٹس، جی صحیح، جو جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، صحیح، جو کہتے ہیں کہ جی ہم اس ملک کے آئین اور قانون کے تابع ہو کے چلیں گے اور جمہوری طریقے سے آ کے اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے. صحیح. اور دوسرا نیریٹیو تو وہ کہ نہیں بھائی، اس پاکستان میں ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، لہٰذا ہمیں بندوق اٹھانی چاہیے. یہ دوسرا نیریٹیو. صحیح. اچھا، جب آپ سیاسی لوگوں کا بازو مروڑیں گے، ان کو اسمبلی تک نہیں پہنچائیں گے، تو سوال یہ ہے پھر آپ کن کو صحیح ثابت کر رہے ہیں؟ صحیح. ہم تو یہ سوال کر سکتے ہیں نا. بالکل صحیح. تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو مصنوعی قسم کی لیڈرشپ لائی جا رہی ہے، ان کے پاس بلوچستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. صحیح.
बलूचिस्तान को आप आज़ाद इस हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से छोड़ दें, बलूचिस्तान के लोगों की राय का एहतराम करें, वो जिसको इलेक्ट करके लेके आते हैं और वही उनके जिम्मेदार होंगे, वही उनके मसाइल हल करेंगे। अच्छा मीर साहब, एक और बात कि अगर हमारी मैशियत ज़ीरो लेवल पे आ चुकी है, ठीक है, बलूचिस्तान में कोई भी तरक्याती काम ना करने की वजह, सियासतदानों को अपना फार्म 47 वाले जो काम कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर सी बात अपने फ़ायदे के लिए ही आई हैं, तो इसका एक ना नेगेटिव एक वे शुरू हो चुका है, वो है महारंग वाला कि एक लड़की होकर अपने हक के लिए, अपने मुल्क के हक के लिए लड़ रही है और इतनी सारी एफर्ट्स कर रही है, तो अब इनको क्या करना चाहिए? देखिए जी, मैं एक गुजारिश करूं, पहले तो जो मैं पहले बात कर रहा था कि जब आप सियासी जमातों को रास्ता नहीं देंगे तो वैक्यूम क्रिएट होगा। हाँ, बिल्कुल सही, तो वो तो कोई ना कोई और फिल करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अभी महारंग जो है वो बलूचों की बात कर रही है, हाँ, नौजवान उसकी बात सुन रहे हैं, हाँ, ठीक है ना। तो रियासत को बैठ के अपनी पॉलिसीज को रीडिजाइन करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, जबरदस्त, आप सही बात ठीक है ना, डायलॉग करना चाहिए, बैठना चाहिए, हमारे यहाँ के लोगों के दर्द को समझना चाहिए, इनको तकलीफ क्या है, यहाँ के लोगों को क्या तकलीफ है और उसका हल क्या है, उसकी फिर रेमेडीज फिर आ जाएगी। सही। मसला यह है कि अभी तक बलूचिस्तान का मसला ही किसी ने नहीं समझा। हाँ, सही, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बलूचिस्तान को प्रॉपरली ट्रीट ही नहीं किया गया। जैसे आपने एक अच्छी बात की कि अब इनको रीडिजाइन करना चाहिए अपना कानून, जहाँ जहाँ इनको खाल अपने नजर आ रहे हैं तो वो सीधे करने चाहिए। अच्छा मेरे साहब, एक और बात, हम काम तो कर जाते हैं, कोई भी एक्ट तो हम कर जाते हैं, लेकिन एक्ट के बाद ना रिएक्ट होता है, एक्शन के बाद रिएक्शन होता है। तो अब आप समझते हैं कि आगे चलकर बलूचिस्तान पर इसका रिएक्शन क्या होगा? देखें, बलूचिस्तान तो इस वक्त सफ़र कर रहा है, सही। हमारी तो दुआ ये है कि ये चीज़ें किसी बेहतरी की तरफ जाएं। ये हमारा घर है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा सूबा है, सही। हम लोगों ने यहीं पे रहना है। बिल्कुल सही बात है। हम तो ये दुआ करते हैं कि यहाँ पे जितना जल्द हो उतनी चीज़ें जल्द बेहतर हो। सही। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी जो अफसोस इस बात का है कि हमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही। तो आपकी बात दुरुस्त है कि कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन आता है, बिल्कुल। लेकिन कब तक? सही, ठीक है ना। ये जो एक पॉलिसी 60-70 साल से चल रही है, हाँ, उससे तो बलूचिस्तान सेटल नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं इट होगा। मींस के उसमें कहीं ना कहीं गलती है, उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं। सही। तो बैठ के उन गलतियों को दुरुस्त करने की जरूरत है, तो ये बलूचिस्तान खुद बहुत सेटल हो जाएगा। अच्छा मेरे साथ पिछले वाले जो सियासतदान थे जी और जो आज वाले सियासतदान हैं, इसमें अब डिफरेंट कोई नज़र आ रहा है? पहले जो सियासतदान थे हमारे बलूचिस्तान के और जो अब सियासतदान है उसी सीट पर बैठे हैं, तो कोई डिफरेंट नज़र आ रहा है? लेकिन जी पुराना दौर में और इस दौर में मैं तो पुराने दौर के सियासतदानों को मैंने इतने करीब से देखा नहीं है, लेकिन पढ़ा है। ये रिवायात के अमीन थे, एटलीस्ट तहजीब थी। सही। तो अभी बदकिस्मती ये है कि अभी जो बलूचिस्तान में तो एक नई पॉलिटिकल नर्सरी पैदा की जा रही है। सही, हाँ, नर्सरी, ठीक है ना। उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो हम उनको सियासतदान भी नहीं कह सकते। सही। लेकिन जो आज की नस्ल में जो ट्रू लीडरशिप है वो अपनी जगह पे मौजूद है और वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की मिसाल ले लें। हाँ, बिल्कुल। तुर्बत में उन्होंने बहुत डिलीवर किया, बिल्कुल डिलीवर किया है। पूरी दुनिया मान रही है, उनके नाकदीन भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने तुर्बत में बहुत अच्छा काम किया। सही। तो जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा फिर भी मीर साहब, आपकी नज़र में थोड़ा सा कोई बेहतर सियासतदान अब जो आप कह सकते हैं कि यार फिर भी ये यहाँ पर बेहतर काम कर रहा है या करेगा? देखिए जी, बलूचिस्तान की हद तक तो मैं कहूँगा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच नो डाउट बहुत बड़े लीडर हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों की तकालीफ को समझते हैं, लोगों के मसाइल को हल करना जानते हैं। सही। तो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच। और यहाँ पर नसीराबाद या हमारा डेरा लहर हो गया। देखें, नसीराबाद में तो सरदार गुलाम रसूल जो हैं, नौजवान क़यादत है, नौजवान हैं। सही। तो बेहतर हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर कंपैरिजन करते हैं सबसे तो उनमें से पढ़े लिखे भी हैं, नौजवान भी हैं, तो मुस्तकबिल फ्यूचर उनका बेहतर नज़र आ रहा है। अच्छा भाई साहब, एक और बात, आप सरदार भी हैं अपने इलाके के और अच्छे सियासतदान भी हैं, अच्छे सोशल वर्क भी हैं, तो आप बल्दियाती निज़ाम में एज ए यूसी चेयरमैन हैं,
तो आप हमें बता सकते हैं कि छोटी सी बजट में क्या है कि यूसी चेयरमैन अपने इलाके को या इलाके के लोगों को मोटिवेट कर सकता है या इलाके के लिए बेहतर कर सकता है? देखिए, पहले तो ये है कि मैं सरदार नहीं हूँ इस कबीले का, मैं इनका गरीब भाई हूँ, खिदमतगुजार हूँ इन लोगों का। सही। तो यहाँ तक कि लोकल काउंसिल्स का ताल्लुक है, तो लोकल काउंसिल्स को इस वक्त कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, मस्ट सैलरी, इस सूरत में तो कुछ नहीं हो सकता। देखें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि आपने जितने भी है लोकल काउंसिल्स उसको मजबूत करना है और इनके इलेक्शंस अपने टाइम पे कराने हैं, और आपका जो बजट है वो लोकल काउंसिल्स ने यूटिलाइज करना है। सही। जब तक आप लोकल काउंसिल्स को एम्पावर नहीं करेंगे तो लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। अभी फर्ज करें एक MPA साहब हैं, उनको बजट की एलोकेशन हो जाती है, सही, 80 करोड़ का हिस्सा। बिल्कुल। PSDP में एक MPA जो इक़्तिदार साहिब इक़्तिदार है, जो इक़्तिदार वाली तरफ है, उनको जो है 80 करोड़ पर MPA सही बजट एलोकेट हुआ है। बिल्कुल सही। तो उस MPA साहब की तो एक मखसूस किस्म की तरजीहात, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। वो ग्रास रूट देखें, ये मेरा घर है, ये मेरा इलाका है, सही। इधर से मैं जब गुजर रहा हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे कहाँ से लोगों को क्या तकलीफ है, किसका रास्ता नहीं बना हुआ, किसकी पुल नहीं बनी हुई, कहाँ पे अगर कोई BSU की फैसिलिटी नहीं है, या स्कूल को क्या चाहिए। ये कोई लोकल कोई भी आदमी हो सही, जो यूनियन काउंसिल का लोकल नुमाइंदा हो, वो अपनी यूनियन काउंसिल के बारे में बेहतर बता सकता है। मैं यूनियन काउंसिल मंजूशरी का बेहतर बता सकता हूँ, सही, कोई और अपनी यूनियन काउंसिल का। तो इनको एम्पावर करेंगे तो बेहतरी होगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा मिस फॉरेन में जो ये निज़ाम है, बलदियाती निज़ाम, बहुत पावरफुल निज़ाम है, बहुत कामयाब निज़ाम है। हमारे यहाँ ये निज़ाम नाकाम निज़ाम की हैसियत से चल रहा है। इसकी असल क्या वजूहत है? क्यों ये हम गरीब आवाम को बेसिक डेमोक्रेसी वाली चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, जो उनकी ज़रूरियात भी है, जो उनका हक भी है? तो इसकी क्या वजूहत है? नहीं, ये असल में इसको इस तरह ले लें कि ये है किस्म की सियासी रिश्वत है। सही। जो फंड एलोकेशन होती है, चाहे MPA साहिबान हो, चाहे MNA साहिबान हो, सही, ज़बरदस्त। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं। ये 85 से जनरल ज़िया साहब के दौर में सबसे पहले सही MPAs, MNAs, सेनेटर्स को फंड एलोकेट होना शुरू हुए। सही। बुनियादी इसकी वजह यह है कि भाई ये लोग हमारे हवारी रहे, हमारे साथ रहे, गवर्नमेंट सेटल रहे, अच्छा अनसेटल ना हो, कोई अदम एतमाद ना है, लोगों को अपना हामी रखा जाए। सही। एक दफ़ा भी जब उनको फंड्स MPA साहबान को मिल गए हैं, हालांकि पार्लियामेंटेरियन का काम आइन साजी है, कानून साजी है, सही। उनका काम नहीं है कि किसी की रोड बना दे, किसी की गली बना दे, किसी की नाली बना दे, ये उनका काम नहीं है। अच्छा मिस साहब, इसी चीज़ को थोड़ा शो ऑफ करते हैं कि वाकई एक MNA या MPA का काम होता है कानून साजी बनाना, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो ये लोग अपने उस मोटिवेट को छोड़कर ये किस जगह पर, मतलब आजकल तो जो एक ऐसे समझो कि अगर कोई अपने किसी दफ्तर में पढ़ने वाले की हैसियत से अगर कोई तो वो भी MNA MPA सिलेक्ट करता है, तो इस हिसाब से वो MNA MPA अपने काम से हट नहीं जाएगा? नहीं, हट चुके हैं, काम तो हो नहीं रहा, कानून साजी तो कोई नहीं हो रही। बलूचिस्तान के आप कभी सेक्रेटेरिएट में चक्कर लगाएं, हाँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे कानून साजी पे हमारी जो असेंबली है वो तवज्जो नहीं दे रही, बिल्कुल वजह से सफ़र कर रहे हैं। मसला ये है कि PSDP की फंडिंग है, बहुत बड़ी बात है। सही। वो लोग अपने हाथों से जाने नहीं देंगे, उसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया ना जी। अभी तो पैसा मिल रहा है, स्कीम्स मिल रही है, किकबैक्स मिल रही हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो लोग क्यों छोड़ेंगे कि भाई ये जाके लोकल काउंसिल्स में चला जाए। तो ये इस वक्त जो बलूचिस्तान में एक नई नर्सरी तैयार की गई है, तो उसमें से अक्सरियत लोग इसी पे खुश हैं कि भाई जो ये हमें फंड्स मिलते रहें और हम आगे स्कीम्स देते रहे, कुछ हमारा भी जो सफर हो कुछ आगे। हमारे प्रोग्राम का टाइम स्टार्ट होता है। लास्ट में मीर साहब, आपकी तरफ से अपने चाहने वालों को और यहाँ की अवाम को, सियासतदानों को, नौजवानों को आपका मैसेज क्या होगा, वो काइंडली आप हमारे चैनल। देखिए, नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ये मुल्क हम सब का है और हम सब ने इसी मुल्क में रहना है। आए मिल के इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इसकी तरक्की के लिए काम करें,
जिसका जितना हक हो, जिसका जितना हिस्सा हो, जिसकी जितनी कुव्वत हो, जिसकी जितनी इस्तात हो, उसके मुताबिक वो अपना किरदार अदा करे। सही, और हम पूरी उम्मीद है कि चीजें यहाँ पे जरूर बेहतर होंगी। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त। और नौजवानों के लिए खास कर नौजवानों को जी देखें, नौजवान तालीम हासिल करें, पढ़ें, लिखें, फोकस्ड रहें और आगे बढ़ के अपने मुल्क और अपने खानदान का नाम रोशन करें। जबरदस्त। नाज़रीन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का शार्ट टाइम होता है, शार्ट टाइम में से बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं जिसके लिए आप मुंतजर होते हैं। नाज़रीन आपकी ख्वाहिश का इज़हार रखते हुए हम हर जगह हर उस शख्सियत की तरफ जाते हैं, हर उस पर्सनालिटी की तरफ जाते हैं जिसको सुनने के लिए आप बेचैन होते हैं। तो आज की बिगिनिंग पर्सनालिटी जिससे हमने आपको बातें की, तो नाज़रीन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी का खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाजत। कल का आज नहीं होता, हर पर भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट।